अस्सलाम वालेकुम। बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। मौजूदा वक्त सुबह 7:30 बजे। ज़ल्तान सिकदर उस चेहरे के साथ वापस नहीं आया था जिसके साथ वह गया था। उसकी आंखें खाली थी, बिल्कुल खाली। उसका हर तासुर ये गवाही देता था कि कोई अनहोनी होने वाली है। उसके पीछे 2 और लोग भी थे, जीने उतरते हुए आए थे। खिंजिला और उसके साथ बहराम, वो दोनों आए तो असीर खुद ब खुद खड़े हो गए। सादान बेकरार सा उठ कर आगे आया, मगर खिंजिला सपाट नज़रें उसे कुछ कहने से बाज रखे हुए थी। उसके कदम वहीं रुक गए थे। वो तहखाने की विस्त में आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक टेप था जिस पे चंद बटन दबाकर उसने उन 5 लोगों के आगे किया। वह पांचों आंखें सिकोड़े आगे को हुए। उनकी धड़कन बढ़ गई थी। उनकी आंखें कुछ नाकाबिले यकीन देखने को तैयार हुई। दोस्त, चाहे नॉर्दर्न एरियाज़, क्या तुमने ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा मांगा है? वो उन 5 की तस्वीरें थी जिसमें वो विंग चाम में बैठे थे। हाथ में कॉफ़ी के मग थे, मगर बैकग्राउंड बदल चुका था, तब्दील हो चुका था। वहाँ अब किसी शमाली इलाके का मंजर था। इशरान के एक लम्हे के लिए कुछ समझ नहीं सके, मगर उसी पल उनकी नज़र आगे लिखे अल्फाज पे पड़ी। 7 रोज़ा ट्रिप दुनिया से दूर दोस्तों के साथ। ये पोस्ट तुम सबके इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पे चला दी गई है। तुम्हारे फ़ोन्स हमारे कब्ज़े में हैं। तुम्हें आने वाली हर कॉल का जवाब हमारा एक दबंग आर्टिस्ट देता है। यकीन करो, वो बहुत टैलेंटेड है। हिंजिला बोल नहीं रही थी। वो खड़े खड़े उन 5 लोगों के कदमों से ज़मीन निकाल रही थी। उसने चंद सेकंड्स के अंदर उन 5 लोगों की सर से आसमान खींच लिया था। कोई एताब हो फिर खिंजिला अहमद जई जैसा। दुनिया के लिए तुम एक ट्रिप पर जा चुके हो। तुम्हारे घर वाले भी इस बात पर यकीन कर चुके हैं। सो अब वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट से खौफ आता था। वो इन 5 लोगों से अपने इर्द गिर्द खौफ फैलता महसूस हुआ। द गेम बिगिन नाउ। दुनिया तुम्हें भूल गई है। अब तुम हमारे मेहमान हो, ख़ानदान भी और हॉस्टेज भी। वो दोनों पठान मुस्कुराकर बोले और अगले चंद लम्हों में वो जीने चढ़ते जिस तरह आए थे उसी तरह बाहर भी निकल गए। उनकी आँखों में वो इंसान नहीं, रेत के पुतले छोड़कर चले गए थे। ज़ल्तान धीरे धीरे दीवार के साथ लगता हुआ नीचे बैठता चला गया। उसकी आंखों में अपने अगवा किए गए घंटों बाद खौफ आया था। चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। रोज़ गड़ाने के पूरे 12.5 घंटे बाद उसे पता चला था वो फंस चुका है एक ऐसे रसनदार में जिससे रिहाई नामुमकिन नजर आती थी। दुनिया मुझे भूल गई है। उसके लब फड़फड़ाए थे, आंखें एक नुक्ते पर साकित हो गई थी। जरकीब ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। मेरे खानदान को मैं याद नहीं। उसकी आवाज़ कहीं दूर से आई थी। शादान की टांगों ने उनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। वो घुटनों के बल फर्श पे गिरा था। वो वाकई गिरा था। लोग मेरी आवाज़ भूल गए। हसन सुल्तान ने झुककर दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए थे, कमर जैसे चटाक से टूट गई हो। उसका अगला हाथ ज़मीन पे पड़ा था। वो बैठ गया था, गिरने के अंदाज में बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू टूटकर फर्श पे गिरे थे। कोई मेरे लिए नहीं आएगा। ज़बर खड़ा था। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, टांगें लरज़ रही थी लेकिन वो खड़ा था। वो नहीं टूट सकता था। हाँ, वो खुशियाँ खुद पे हराम कर लेना चाहता था। वो मरना चाहता था, लेकिन मौत सामने आए तो सुरमा भी खौफ खा जाते हैं। ये झूठ भी हो सकता है। वो हमें तोड़ना चाहते हैं, ये झूठ है। वो अंदर उसे मालूम था कि ये झूठ नहीं है, मगर गिरने के लिए उसे मज़ीद दलाइल चाहिए थे। उसका दिल मारे खौफ से सिकुड़ रहा था। ये सच है। ज़ल्तान सिकदर की आवाज़ भरभरी थी, खाली, खौफज़दा, एतराफ़ करती हुई। उसने मुझे घर दिखाया। मैंने वो देखा है जो तुम लोग नहीं देख सके। मैंने हमारा इनर देखा है। वो जैसे बड़बड़ा रहा था, यूं जैसे अब भी अपनी बनाई पे यकीन ना आ रहा हो। वो प्लानिंग के साथ आए हैं। उसने मुझे 7 कमरे दिखाए। वो 7 कमरा देखा जिसमें उन्होंने प्लान बनाया था। वहाँ दीवारों पे नोट्स हैं। वो तारीख 7 माह कब लिखी है। वो वाकई 7 माह से हम पे नज़र रखे हुए हैं। ज़ल्तान की आवाज़ किसी खाई से आती थी। उसके लहजे में लर्जिश भी थी। यह घर इस्तेमाल नहीं होता रहा है। मैंने सब देखा है। कारपेट, सोफ़े, बर्तन, कुछ भी फिट नहीं है। ये एक जाल है जिसमें हमारे लिए फंदे कस दिए गए हैं। गोदाम में खाने पीने का सामान स्टोर किए गए हैं, यानी अगले हम कई दिन
दिन तक यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ एक कमरा है, उस कमरे में इस वक्त हमारे घर, वर्क प्लेस और गाड़ियों की सीसीटीवी फुटेज है। वह एक लम्हे को रुका आंखों से ज़िंदगी की रमत जैसे ख़त्म हो गई हो। हमारे फ़ोन्स यहाँ से नहीं है। हमारे घर पे इत्तला देने के बाद उन्होंने वो फ़ोन्स की लोकेशन बदल देने के लिए हमारे फ़ोन किसी आदमी को दे दिए हैं, और वो इंसान इस वक्त इसी लोकेशन पे है जो लोकेशन हमारी तस्वीर में है। तुम्हें कैसे पता फ़ोन्स कहाँ है? सादान बेकरारी से बोला। स्क्रीन पे उनकी लोकेशन आ रही थी। जबल खान ने खुद भी बताया कि वो कोई चीज़ राज नहीं रख रहा है। उसने मुझे एक एक चीज़, एक एक जगह दिखाई है ताकि मैं उससे खौफ खाऊं, ताकि तुम सब उससे खौफ खाओ। वो खौफ खाने के काबिल है। लेकिन ये सब क्यों? वो ये सब किस लिए कर रहा है? जरकीब के लहजे में झुंझुलाहट थी। खौफ था ताकि अगर हम यहाँ से जाने के बाद उनके खिलाफ बयान देना चाहें तो हमारे पास कोई सबूत ना हो। वो इतना अरसा हमें देखता रहा है और हमें पता भी ना चल सका। हैरत से हैरत थी। ज़ल्तान सिकदर अपनी 29 साला ज़िंदगी में इतना बेबस कभी नहीं हुआ था। कैफ़े की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। वो 2 दिन से उनका कैमरा ख़राब था। फॉरेस्ट एंट्री का हर साइन उन्होंने मिटा दिया होगा। व्हाट आर ट्रैप, वी आर ट्रैप्ड। सादान चंद लम्हे के सोचता रहा। वो शराबी कैफियत में अपने नाखून चबा रहा था। हर कोई अपनी अपनी जगह सुन था, साकित था। गाँव के चंद उज्जड़ गंवार नहीं थे, उन्हें बड़े तरीके से फंसाया जा सकता था, फंसा सकते थे। नाकाबिल यकीन वो पाकिस्तान के पास ज़हीन गिद्धे थे। मांस नोचने के तमाम तरीक़ों से वाकिफ़। मूर्ख लिखेगा कि रोज़गार से एक इंसान था ऐसा जिसने गिद्धों को नोच खाया था। एक आइडिया है। ज़बर के कहने पर हर एक की आंखें उम्मीद से चमकी थी। हम उनकी बात मान लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं? वो एक वीडियो बनानी है ना, बना देते हैं। हमारी फैमिली से कहना है कि ताकत के ज़ोर पे उनका केस खुलवा देते हैं। जब हम यहाँ से जाएंगे तब हम अपनी बात से मुकर जाएंगे। हम कह देंगे कि हमारे साथ ज़बरदस्ती हुई थी, हमें अगवा किया गया था। वो अपनी जगह से उठा, घुटनों के बल ज़ल्तान के पास आकर बैठा। हमें यहाँ से निकलना होगा ज़ल्तान, ये जगह, ये कैद, ये हमें मार देगी। सिर्फ एक वीडियो और हम आज़ाद। वो वीडियो हमारी आज़ादी नहीं, कैद की ज़मानत होगी। उसके लहजे में तकान थी। वो उस वीडियो के बाद हम यहाँ से जा नहीं सकते यहाँ तक उनको इनका हक न मिल जाए। वो हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे। मुझे मालूम है कि मैंने वो देखा जो तुमने नहीं देखा है। तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ज़ल्तान सिकदर का हौसला टूटना बाकी 4 की कमर तोड़ रहा था। जब वीडियो बंद का सोशल मीडिया पे आ जाएगी तो वही से असल खेल शुरू होगा। वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, बल्कि हमें यहाँ ही बैठा कर अपनी फैमिली और लोगों को ऑपरेट करना होगा। वो न जाने कितने दिन तक हमें यहाँ रखने वाले हैं। 7 दिन। जरकीब की आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। वो 7 माह से हम पे नज़र रखे हुए हैं। हमारे अगवाकार का वक्त शाम 7 बजे है। उसने तुम्हें घर में 7 कमरे दिखाए हैं। कल 7 जनवरी था। आज से 6 दिन बाद मेरी शादी है। 6 दिन बाद तुम्हें कागजात नामर्दगी जमा करवानी है। 6 दिन बाद सादान को अहमद खान, तालिबान ग्रुप का एक लीडर जो शादान की 6 माह की जद्दोजहद के बाद उसे इंटरव्यू देने पर राजी हुआ है। 6 दिन बाद हसन के करियर की सबसे बड़ी केस की सुनवाई है। 6 दिन बाद ज़बर की NGO उसे एन की मीटिंग में भेज रही है। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चांस 7वां दिन, सिर्फ एक दिन नहीं होगा, 7वां दिन बर्बादी का होगा। हसन सुल्तान बेहद धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया। 7वां दिन आसान नहीं होगा। ज़बर की आंखें तारीखी हो गई थी। 7वां दिन नहीं आना चाहिए। सादान को खौफ आया था। ज़ल्तान चुप रहा, बिल्कुल चुप। वो लड़ नहीं सकता था, वो सियासत नहीं कर सकता था। वो इसके हर दांव पॉइंट से वाकिफ थे। वो उसे 7 माह से जानते थे। उसके हौसले भरभरी रेत की तरह मानिंद बिखर गए थे। वो अब कुछ नहीं कर सकता था। ये ख्याल ही उसे साकिन किए देता था। हमें उनका कहना मान लेना चाहिए, फिर हम उनसे मिन्नत कर लेंगे, बात कर लेंगे। प्लीज़ हमें ये जाने दें। कम से कम 6 दिन बाद वो हमें जाने देंगे ना? जरकीब जोर देकर बोली। मंगनी टूट गई थी मगर वो शादी नहीं तोड़ सकती थी। उसे यहाँ से निकलना था। तुम्हें लगता है अगर यहाँ से हम उनकी हिमायत का ऐलान करेंगे तो वो अगले दिन हमें यहाँ से जाकर अपनी बात से फिर सकते हैं? सादान के अंदाज में काट थी। मेरी एक क्रेडिबिलिटी 3 साल से मैं मुल्क का सबसे काबिल यकीन आदमी हूँ। जब शादान झूठ भी बोले तो लोग सच से ज़्यादा यकीन करते हैं। मैं अपनी इमेज मरकर भी ख़राब नहीं करूँगा। रोज़गढ़ वाले चाहे मुझे मार दे, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। अटल आखिरी फैसला, लोगों की 27 वो किसी कीमत पर नहीं खो सकता था। मैं UN के सबसे बड़े सालाना इजलास का हिस्सा बनने वाला हूँ, जहाँ मेंबर पे खड़े होकर लोगों के हक़ के लिए बात करूँगा। चाहे जो मर्जी कह लो, सब जानते हैं रोज़गढ़ विक्टिम है। 7 दिन बाद मैं अपने मुल्क में होते हुए जुल्म को छोड़कर दूसरों के लिए बोलूँगा तो लोग ज़बर शहनवाज के मुंह पर जूता मारेंगे। मैं कोई बयान नहीं दे रहा। उसकी राय हकमती थी, बाजू घुटनों के गिर्द फैलाए। उसे खौफ आया था, मुंसद पे बैठकर वो सच कहने का खौफ। मेरी सियासत झूठ और धोखाधड़ी के खिलाफ है। मेरी सियासत गुर्बत की चुकी में पिस्ते इंसाफ न मिलने वाले लोगों के नाम में सर पे रोज़गढ़ की नाइंसाफ़ी का पड़ले
लेकर नहीं घूम सकता, ये मुझसे नहीं होगा। हसन खामोश रहा। वो जरकी को खामोश देख रहा था, जिसकी आंखों में पानी भरता जा रहा था। वो हट लगती थी, उसकी शादी टूट जाएगी क्या इतनी आसानी से? हसन उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। हम कुछ कर लेंगे जरकी, तुम फिक्र क्यों करती हो? उसे फिक्र सी हुई थी। उसी पल सुल्तान ने भी गर्दन तिरछी करके उसे देखा। कोई कुछ नहीं करेगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। मेरी शादी टूटती है तो टूट जाए, इतना पसंद है वो तुम्हें। सादान के लहजे में काटती। कई साल वो का भरा हुआ गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। बात पसंद नापसंद की नहीं है सादान, वो चीख पड़ी थी। मेरी मंगनी टूट गई है, मेरी शादी भी तुड़वाना चाहते हो। मैं सोशल मीडिया का हॉट टॉपिक नहीं बनना चाहती हूँ, तो टूट जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे लिए मर्दों की कमी नहीं है। वो एक बार फिर उसी अंदाज में बोला। सुल्तान बस कहीं भी ज़रा सी भी एक खुशी तख़व्वुफ़ झलक जरकी के चेहरे पे बिलासता रहा, मगर वो नाकाम रहा। क्या वो एक खोखले ताल्लुक में बनने जा रही थी? तुम अपने मशवरे अपने पास क्यों नहीं रखते? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। उसने अपनी आंखें रगड़ कर साफ की। 7 माह वो लोग 7 माह हमारे इतने करीब रहे और हमें मालूम नहीं हो सका। कोई 7 माह किसी को करीब कैसे दे सकता है? किसी को इतना करीब कैसे दे सकता? किसी को अपने साथ मिलाकर? ज़बर शहनवाज की बात पे वो कहते कहते रुक गई। बाकी तीनों ने भी सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। कोई गैर 7 माह करीब नहीं दे सकता, मगर कोई अपना दे सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? सुल्तान ने उसे टोका। ज़बर मुस्कुराए। तंजिया खोखली अजीब मुस्कुराहट। वी हैव मोल अमॉन्ग अस। हर कोई अपनी अपनी जगह साकित हो गया था। हर किसी की नज़रें एक ही पल में बेगाना हुई तो वो सब एक दूसरे के लिए बैठे, एक दूसरे के लिए गैर हो गए थे। तहखाने में एक राज अपने सीने में कैद कर लिया। क्या तहखाना उसका गद्दार से वाकिफ था? क्या तहखाना उस गद्दार का मुहाफिज था? 8 जनवरी सुबह 8 बजे। दीवार पे निस्फ स्क्रीन की रोशनियों में उसका चेहरा कदर झुंझलाहट का शिकार था। कमरा खाली था सिवाय एक नकूस की मौजूदगी के। वो पूरी तरह से अपने काम में मोह था। काफ़ी के 2 मग थे लिए वो खिंजिला अंदर दाखिल हुई तो जबल खान ने मुड़कर उसे देखा। वो संजीदगी से उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठी। काफ़ी का मग मेज़ पे रखा, बालों के जूड़े में बंधे, उनमें एक पेंसिल अटकाई। वो कानों पे आले चढ़ा लिए। ये सारा वक्त जबल उसे देखता रहा। सादान को कैसे जानती हो तुम? कीबोर्ड पर खिंजिला की उंगलियों की रफ्तार सुस्त पड़ी, चेहरे पे साया ले रहा है। झूठ बात घुमा लेने बेकार था। जबल खान से वो झूठ नहीं बोलती थी, कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। 3 साल पहले कैफ़े में मिला था जब मैं राइटिंग कोर्स कर रही थी। फिर क्या हुआ? जबल उसे नहीं देख रहा था, वो स्क्रीन पर चलती तहखाने की फुटेज देख रहा था। उसने मेरे कॉन्टैक्ट्स ख़राब करने की कोशिश की थी, फिर बाद में माजरत की थी और मदद भी, मगर मुझे इंतकाम चाहिए तो वो खटक खटक टाइप कर रही थी। तासुरात हनूज सपाट रहे। बात इतनी बड़ी तो नहीं होगी कि इंतकाम एक बड़ा जज्बा है? नहीं, खिंजिला की तासुरात पहली बार दरार आई। हलक खुश्क होने लगा। उसने गरम गरम कॉफ़ी अपने हलक में उतारी। अब हमारी रोज़ मुलाकात हो जाती थी, ये तुम करना चाहती थी। मुझे मालूम था वो रोज़ उसी कैफ़े में आता है। मैंने कभी उसे जताया नहीं था, लेकिन हाँ, मैं उसके लिए वहाँ जाती थी। उसने कहकर जबल की तासुरात जांचने चाहे, मगर उसका चेहरा खाली था। फिर क्या हुआ? वो कुछ देर बाद बोला, कुछ नहीं, हम 3 माह उसी कैफ़े में मिलते रहे। वो अच्छा रीडर था। मैं उसे अपनी कहानियों के मुस्तलिक मशवरे लेती थी, वो देता था। मैं कई बार उससे अपना ड्राफ्ट पढ़वाती थी। वो पढ़कर चुन कर कीड़े निकालता था, तारीफ करता था। मेरे लिए वो बस एक रीडर था भाई। सख्त सर्दी में न जाने क्यों उसे ठंडे पसीने आए थे। जबर अपनी जगह से उठकर जरा फासले पर रखे मेज़ की तरफ आया था। वह केतली से अपने लिए कौवे कप में भरने लगे। तुम्हें लगता है सिर्फ एक रीडर अपने ऑफिस का काम फाइल छोड़कर तुम्हारे मशवरा पढ़ने आता था? कोई वो सिर्फ एक रीडर था? लड़की की आंखों में झुंझलाहट तो उतरी थी। हाँ, तेजी से टाइप करने लगे थे वो। खटखट की आवाज़ में जबल की आवाज़ नज़रअंदाज करना चाहती थी। वो किसी मोहल्ले के घर में रहने वाला आम सा रीडर नहीं था। वो सैय्यद सादान सा था। वो तुम्हारे किरदारों के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए आता। एक लिखारी हो तुम, लोगों को पढ़ नहीं सकती। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठा था। आप आपकी दिलचस्पी से उससे देखा, या फिर एक लिखारी मेरे साथ अल्फाज के रद्द बदल से काम ले रही है? खिंजिला खामोश रही। तुमने उससे किस चीज़ का इंतखाब लिया? अपने कॉन्टैक्ट्स ख़राब होने का या उसके सैय्यद सादान सा होने का? उसने टाइपिंग छोड़ दी थी। तासुरात पे बंद पठाना अब बस ना रहा था। वो अब जबल खान की आंखों में देख रही थी। मुझे 2 माह पहले पता चला था कि वो किसका बेटा है। मैं पहाड़ों की बेटी हूँ। उन्हें गिराने वालों के साथ ताल्लुक़ नहीं रख सकती। उसके बाप ने रोज़गार का एहसास चुराने वालों के साथ दिया था, ये उसका काम था। मैंने पहाड़ों में वफादारी की, ये मेरा फ़र्ज़ था। पहाड़ तो दिलासा और छाँव देते हैं, तुमने उस पर पत्थर क्यों लड़खा दिए? उसकी आंखों में झांक कर बोला, पहाड़ों का अपना हिसाब करना खूब आता है। जिससे मुस्तहिक़ हो उसे वही मिलता है। जबल चंद लम्हे उसके चेहरे को तकता रहा। पसंद करता है वो तुम्हें? जो मैंने उसके साथ किया वो नफरत करता होगा
होगा मुझसे। उसने वसूख से कहा, दिल में कहीं हौक उठी थी, क्या यही वो दिलासा है जो तुम 3 सालों से खुद को दे रही हो? खिंजला की चेहरे का रंग एक पल में तब्दील हुआ था। किसने उसकी चोरी पकड़ ली थी? क्या तुमने उससे राब्ता सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम्हें लगा था वो तुमसे नफरत करता, वो मुझसे नफरत करता? मुझे यकीन है दलील कमज़ोर थी। 3 साल पहले क्या करता था? सवाल अचानक था। वो अचानक लम्हे के लिए सुन पड़ी। शायद मोहब्बत अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो जज्ब हुई थी। अगर वो वाकई 3 साल पहले मोहब्बत कर बैठा था तो वो नफरत नहीं कर सकता था। मर्द का दिल बड़ा सख्त होता है, मगर जिसके लिए नर्म पड़ जाए फिर उसके लिए दोबारा सख्त होना नामुमकिन मुमकिनात से भी नहीं। दिलों के मर्ज के बारे में आप बहुत जान गए हैं। खिंजला ने उसके चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश की, मगर नाकाम। काश ना जानता होता। वो मुस्कुराते हुए बोला, जख्मी मुस्कुरा, बास मुलाकात हमारी मर्जी से नहीं आती, चाहे हम उसे झुठलाएं चाहे रद्द करें। वो दिल में एक कोने में दबक कर बैठ जाती है और फिर आंखें दिखाकर बड़ी दीदार दिलेर देरी से कहती है कि अब है हिम्मत तो हमसे मुंह मोड़ कर दिखाओ कि ऐसा इल्हाम से कभी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। चेहरा हथेली पे टिकाया उसने सवाल किया था, अगर इल्हाम मोहब्बत का हो तो उसकी ताज़ीम की जाती है, भला मोहब्बत कोई मुंह मोड़ लेने वाली चीज़ है? जबल मुस्कुरा कर बोला, हर कोई आप जैसा मेहमान नवाज नहीं होता जबल लाला। कई बार कुछ लोग मोहब्बत भी दिल से ठोकर मार कर निकाल देते हैं। सही कहा, हर कोई जबल खान नहीं होता, हर किसी के पास इतना बड़ा दिल नहीं होता। उसने कहते हुए अपने कौवे की घूंट लिए। वो सादा कौवा नहीं, उसे इमरत जल लगा। मोहब्बत में मुब्तला इंसान के लिए जायके बदल जाते हैं। फीकी चाय महबूब के जिक्र पे मीठी लगने लगती है। वो कोरे साफ आसमान पे कोर्ट फ्रिज नजर आने लगती है। उसके दिल से बोझ हटने लगते हैं। पैरों के नीचे से कशिश शक्ल खत्म हो जिसमें हवाओं में महसूस होने लगता है। जबल खान के साथ एक लंबे अरसे से यही हो रहा था। आप आगे क्या करना है? हिंजला ने स्क्रीन पर नजरें जमाते हुए पूछा। जहाँ तहखाने के मंजर था, वो पांचों फर्श पे बैठे थे, उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी जो बात कर रहे थे। जबल सुन रहा था। आपको क्या लगता है वो प्लान सेवन समझ चुके होंगे? वो पांचों पाकिस्तान के जहन गिदे मांस नोचने के तमाम तरीकों उनके लिए बूझना मुश्किल नहीं है। सुल्तान सिकंदर घाक आदमी है। जितने इशारे मैंने उसे दिए हैं, वो जो चीज़ खातून देख कर गई हैं, यकीनन वो सब जान चुके होंगे। 7 दिन एक लंबा वक्त है, कोई आम लोग नहीं है। हम 7 दिन तक इन्हें रख सकेंगे। अगर एजेंट को लगता है कि हम 70 साल तक इन्हें रख सकते हैं तो मुझे यकीन हम रख सकते हैं। मुझे उसके प्लान पे यकीन। खिंजला ने गहरा सांस लिया और उसे देखा। आपको उस पर यकीन क्यों है? क्योंकि जिस काम के लिए हम 7 माह से ख्वार हो रहे हैं उसी काम के लिए 4 सालों से काम कर रहा है। उन 4 सालों में मैंने एक पल के लिए उसका जुनून कम होते हुए नहीं देखा। वो मास्टरमाइंड है, उसका दिमाग अजीम है। मुझे उसके दिमाग पे, उसके प्लान पे एतबार। वो दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह हो चुका था। उसने कॉफ़ी का घूंट भरा, फिर वो जबल से पूछा, आपको क्या लगता है लाला वो ये सब क्यों कर रहा है? अपने बाप के सर से मलामत उतारने के लिए? जबल खान का लहजा मदन था। दुनिया के लिए उसका बाप अजीम था, इंसानियत का अलमदार, मगर दुनिया नहीं जानती थी कि रोजगार का सबसे बड़ा गुनाहगार उसका बाप मौत के कुछ अरसों बाद ही तक काफ़ी इल्ज़ामात के जद में रहा, मगर फिर सब थम गया। लेकिन एजेंट वक्त गुजरने के बाद वो राज जान चुका था। उसके बाप ने भी उसे नहीं बताया। अगले कई लम्हे उनके दरमियान खामोशी रही। दोनों को बैक वक्त बहुत कुछ याद आया था। यादें कमबख्त बाज़ दफ़ा माजी में ले जाकर पटक देती हैं और यादों के पटकने के जख्म सीधे दिल पे लगते हैं। अब आगे क्या? हंजिला सवाल से मालूम होता था कि वो प्लान से पूरी तरह वाकिफ वो भी नहीं। उनको तोड़ना होगा। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत खातून से हुई है। वो निगाहें स्क्रीन पर मरगोज किए कह रहा था, लेकिन मुझे तो अब ये आप भी टूटे हुए लगते हैं। उन्होंने अभी नहीं, अभी कसक बाकी है। अभी इन सब के अंदर दूर कहीं कोई बांध सा है। ख़ानदान इतनी जल्दी नहीं टूटते। हाँ, फिर हम इन्हें कैसे तोड़ेंगे? वो सब दुनिया के नशे में धुत हैं। मकाम, क्रेडिबिलिटी, साथ, शोहरत, रोशनी, उन सब में अंधे हैं। मैं उन्हें अंधा रहने दूंगा। वो उन्हें इशारा दूंगा कि उनके अपने ख़ानदान की वजह से ये उनसे छिन रहा है। फिर क्या होगा? वो जानने के लिए बेचैन हुई। दुनिया की मोहब्बत में डूबे शख्स जब दुनियाली लो तो वो पागल कुत्ता बन जाता है, काटना, चीखना, फिर हार मान लेता है। उस रोटी के टुकड़े को नहीं खो सकता, उसे बाकी कुत्तों के आगे मुमताज़ करेगा। और अगर पासा पलट गया तो? अगर कुत्तों ने रोटी के बदले आज़ादी चाहिए तो? जबल चंद लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सका। थोड़ी देर बाद वो बोला तो आवाज़ मध्यम थी, मुझे भी फिर भी एजेंट के प्लान पर भरोसा रहेगा। वो मुस्तकिम से लहजे में कह कर उठा था। वह अब दोबारा कैतली से कौवा निकाल रहा था। आज की रात फिर से जागने वाला था। कुछ लोगों के लिए रातें बस जागने के लिए होती है। 9 जनवरी सुबह 6 बजे। कड़ा वक्त जब भी आता है इंसान 3 किस्म के रद्द-ए-अमल देता है। पहला फ्रस्ट्रेशन। उनकी तहखाने में दूसरी रात थी। पहला रात वो बेहोश रहे थे,
पिटते रहे थे। 2 दिन मुख्तलिफ किस्म की आजमाइश में गुजरा था और रात उनके लिए ढेर सारे राजों से पर्दा उठा गई थी। उस रात कोई जिस्म में होने वाले दर्द की वजह से जागा था, तो कोई डूबते करियर के खौफ से, कोई ज़माने में रुसवाई के खौफ से जागा था, कोई टूटते ताल्लुकात के डर से। उस रात एक आदमी और भी जागा था, हसन। वो हसन सुल्तान था। वो अपने दोस्तों की बेहसी में जागा था। क्या वो दुनिया के धोखे में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने कुछ भी और नज़र न आया था? क्या ये सिर्फ साथ खो देने का खौफ था, या उन्हें इस तहखाने से निकलने पर मजबूर कर रहा था? क्या सिर्फ इतना ही? नाश्ता कर लो, उसके बाद हमें बात करनी है। बैराम ने नाश्ते की ट्रे लाकर तहखाने में रखी, वस्त में रखी। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अपने बॉस को बुलाओ, सादा नागवारी से बोला था। अपनी जगह से उठकर वो उसके करीब आकर रुका। बाकी सब उसे तक रहे थे। सादा ने एक नज़र ज़रकीफ की रोई रोई से आंखों में देखी और फिर बहराम को देखा। उसने अपनी अना पे पैर रखे। जो तुम्हें चाहिए वो हम चारों से मिल भी सकता है। उसे जाने दो, वो एक लड़की है, उसकी शादी है, उसे जाने दो प्लीज़, वो दुनिया जानती है। सादा ने आज तक अपने बाप से भी मिन्नत नहीं की थी, मगर आज वो शायद बहराम के पैरों में भी गिर जाता। उसकी आंखों में उम्मीद थी। ये ऑफ़र तो दी थी तुमने, बेहद सहूलियत से बोला था। सुल्तान ने बात करते वक्त उसे साफ साफ कहा कि अगर वो हमारी बात मान ले तो हम बीबी को बैरिस्टर को जाने देंगे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ना सुल्तान सिकदर, हना सुल्तान सिकदर। सादान ज़बर हसन एक ने शकी निगाह नज़रें उठाकर उसे देखा था। बस एक ज़रकीफ थी जिसकी आंखों में सवाल थे, शक नहीं। सुल्तान सिकदर वो वाहिद इंसान था जिस पर ज़रकीफ अंधा एतमाद करती थी। क्या तुमने कोई डील की है सुल्तान, और अगर की तो मुझे बताया कि नहीं? सादान ने पूछा। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया है। मुझे सफाइयाँ देने की आदत नहीं है। उसका लहजा नॉर्मल था, झुंझला। कल रात के शौक से वो दोबारा बाहर आ चुका था। होते कौन है तुम? हमारी तरफ से मौदा करने वाले? तुमने पूछा हमसे, ज़बर तेज़ आवाज़ में कह रहा था सुल्तान जवाब दिए बगैर अपनी जगह से उठकर नाश्ते की ट्रे के सामने आकर बैठा। स्वेटर के बाजू हल्के से मोड़ दिए। अगले कई लम्हे ज़बर उस पर चीखता रहा। उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलने का तरीका था। सादा ने चीज़ें उठा उठा कर तोड़ना शुरू कर दी। ये उसका तरीका। हसन जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे तहखाने में चक्कर काटता रहा और सुल्तान खामोशी से खाता रहा। उसकी डाइट, उसका सेहत मंद खाना उसे उस वक्त कुछ याद नहीं था। उसे लगा था कि अगर वो खाना छोड़ देगा तो वो शायद चीखने लगेगा, शायद रोने भी लगे, शायद टूट भी जाए। ज़रकीफ वो वाहिद असीर थी जो चुपचाप घुटने सीने से लगाए दीवार को तकती रही। उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर चलाने की शिकत नहीं थी, चिल्लाने की शिकत नहीं थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। ये फ्रस्ट्रेशन का सबसे आला दर्जा था। वो दूसरा मरहला पर बड़ा कठिन होता है। सबर आजमा भी लो और जानलेवा भी। दूसरा लम्हा इल्ज़ाम तराशी होता है। नाश्ता उसमें से किसी ने नहीं किया था सिवाय सुल्तान के। हाथ उनके अब भी बंधे हुए थे और मुलाकात करने से उसने कल से अब तक कोई नहीं आया था। आगे का लहला अमल सोच सोच कर वो थक रहे थे। उनके दिमाग सोच सोच कर अब बुरी तरह थकावट के शिकार होने लगे थे। वो तुम्हें क्यों साथ लेकर गया था? एक स्टोन से टेक लगाए बैठा सुल्तान ने सामने कढ़ा। सादान सख्ती से इस्तग़फ़ार कर रहा था। सुल्तान ने संजीदा बर्फ नजरें उठाकर उसे देखा। तुम्हारे बाप को भी जवाबदाह नहीं हूँ मैं। जाहिर है मिले हुए हो तुम। वो फुकारा वही, वरना इतनी आसानी से तुमसे उनका सारा प्लान कैसे जान लिया? तुम्हें पता कैसे चला कि वो हमसे क्या चाहते हैं? तुम्हें कैसे पता उनका प्लान क्या है? अगर अपने छोटे से दिमाग पर जोर दो तो ये सब मुझसे पहले ज़रकीफ ने गेस किया था। सुल्तान की उस एक बात पे ज़रकीफ के दिल पे जैसे नशर चुप गया हो। वो बेयकीनी से सुल्तान को देखने लगी। क्या उसे मौजू का महफिल बना रहा था? तुम क्या कहना चाहते हो? ज़रकीफ उनके साथ मिली हुई है। तुम क्या कहना चाहते हो? वो गद्दार है। हसन अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। धीरे धीरे हर कोई उसके खिलाफ हो रहा था। सुल्तान बस उन्हें देखता रहा। वो सफाइयाँ नहीं देता था, उसे आदत नहीं थी, लेकिन वो दोस्त थे, उनको ज़रूरत थी। क्या मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ और कुछ नहीं? ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए तुमने सोचा कि अपने दोस्तों को मैनिपुलेट किया जाए। वो दूसरे स्टोन के साथ टेक लगा। ज़बर की आवाज़ गैर थी। सुल्तान के दिल को कुछ हुआ था। वो सुलह जो ना था। तुम लोगों को लगता है मैं गद्दार हूँ तो तुम्हें बांधा उसका सेवा नहीं। अगर नहीं हो तो तुमने उनसे मौदा क्यों किया? जब वो ज़रकीफ और मुझे जाने दे रहा था तो तुमने क्यों बीच में आए? अब की सुल्तान तंजिया मुस्कुराया, आबरू उठाकर हसन और बाकी सबको देखा, फिर हसन के ही चेहरे पे नजरें गाड़ ली। एक लड़की के पल्लू में छुप कर यहाँ से भागना चाहते हो तो बताओ, दोबारा मादा कर लेता हूँ। लेकिन अब की बार मादा एक मर्द एक औरत का नहीं बल्कि दोनों औरतों का होगा। हसन का सुर को पड़ता चेहरा उसे कमीनगी खुशी देने लगा था। कैद उसे बदल रही थी। यूँ भी तुम किसी औरत से कम तो नहीं हो ना?
हसन ने झक कर उसे जबड़े पे जमे हुए हाथ का एक मुक्का दे मारा तो सुल्तान के हाथ बंधे थे मगर पैर नहीं। उसने पूरी कुव्वत से उसके सीने पे लात दे मारी थी। उसके बाद एक जंग सी छिड़ गई थी। वो दोनों एक दूसरे से पे टूट पड़े थे। जबर खामोशी से सुल्तान को पिटते हुए देख रहा था और सादान हसन का साथ दे रहा था। जरकीफ ने अपनी जगह से उठकर उन्हें छुड़वाना चाहा मगर जबर ने सख्ती से उसकी कलाई पकड़ कर वापस बैठा दिया। शायद जो हो रहा है वो उससे राजी था। तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है, अब तमाशा देखो। ये जाहिर मत करो कि तुम्हें उनकी फिक्र है। वो अपनी जगह से जामत सी आंखें गैर यकीनी कैफियत में हवा हुई। जबर के हाथ से उसकी कलाई कब छूटी वो बेदम सी होकर फरेश पर गिरी थी। उसे मालूम न हो सका थी। ये उसके एक दिन का दूसरा बड़ा झटका था। जबर तो उसके भाइयों जैसा था, क्या वो भी उसका एतबार नहीं करता था? इल्ज़ाम, रंजिश, धोखा रोजगार की हवाओं में रच बस गया था। उस वक्त उन 5 लोगों को अपनी सांसें भी ये मशकूक वजाहबात से उस वक्त उन 5 को अपने बदन से साजिश की बू आती थी। वो 2 दिन कैद में उन्होंने बौखला कर रख दिया था। इल्ज़ाम तराशी अब हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। आगे न जाने कैसे कैसे मराहिल तय होने बाकी थे। ये कठिन मराहिल थे, मौत जैसे कठिन। आखिरी मरहला हिम्मत का होता है, फैसला लेने की हिम्मत। ये हिम्मत हर कोई में नहीं कर पाता, हर किसी के बस की बात नहीं होती। फैसला हर बार गिव अप नहीं होते, फैसले के कई बार बगावत के भी होते हैं। ये उनके दूसरे दिन की तीसरी रात थी। सारा दिन उसने किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई थी। सारा दिन उसी तहखाने में पड़े एक दूसरे से उलझते रहे। आपस में लड़ने की वजह से वो अपने आप को जख्मी भी कर चुके थे और अब गिल्टी भी थे। कैद, जख्म, इल्ज़ाम, हर शय जैसे उनके असबाब पे बुरी तरह बरस रहे थी। उनकी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब उनको कोई उन जख्मों का इलाज करने नहीं आया, बल्कि एक मेडिकल किट हसन के हवाले की गई। वो एक हाथ से बड़ी मुश्किल से सादान का चेहरा और जख्म साफ करके आया। अब जल्तान के पास आकर बैठा। जल्तान ने चेहरा फेर लिया। हाथ बंधे हुए थे, वरना एक का आधा मुक्का भी जड़ ही देता। वायलेंस के बगैर तो इनका दिन ही नहीं गुजरता था। हीरोइन की तरह नखरे क्यों दिखा रहे हो? मारा तो तुमने भी मुझे है। उसने जल्तान का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उंगलियों की पोरों से हल्की सी ट्यूब निकाली। सीधा सीने पे मारा था तुमने मुझे। मेरा दिल बंद भी हो सकता था। वो धीरे धीरे उसके जख्म पे मरहम लगाने लगा। तो मुझे यहाँ से निकलना है। जल्तान उसकी बातों के जवाब में बस यही बोला। और हम तो इस जगह को अपनी नानी का घर समझकर स्टे करने आए हैं ना। बस पॉपकॉर्न और मूंगफली घर पे रह गए हैं। जाओ, जाकर ले आओ। मैं कैद से निकल जाऊंगा। उसके तंज के जवाब पे जल्तान ने बस इतना कहा। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि हर कोई सुन सके। हसन की उंगलियों की हरकत सिर्फ लम्हे भर के लिए थम गई थी। वो फिर वापस उसी ऑइंटमेंट उसकी गर्दन पे लगाने लगा। शादान ने किसी ख्याल से चौंक कर उसे देखा था। मैं एक बार फिर बाहर जाऊंगा, रास्ते देखूंगा। कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और हम सब यहाँ गुल्ली डंडा खेलेंगे। इसीलिए तो आए हैं हम। बचपन से अगवा होने का शौक जो था हमें। वो एक बार फिर उसी जले कटे अंदाज में बोला, तुम्हारे पास कोई प्लान है? अगर है तो मुझे भी यहाँ से निकलना है। सादान की फुकार एक दूसरे के कोने से उठी थी। हसन को लगा था उसका दिमाग घूम गया है मगर वो संजीदा था, जल्तान की तरफ देख रहा था। मैं भी शीशा सीखा कर मरना नहीं चाहता, निकलना है मुझे। जबर शहनवाज का ऐलान। जल्तान अब पूरी उम्मीद नजर से जरकीफ को देख रहा। उसकी आंखें खतरनाक हद तक सपाट थी। उसने एक नज़र जल्तान को देखा, फिर मुड़कर जबर को, फिर सादान को। मुझे निकलना है, लेकिन तुम तीनों के सहारे नहीं। मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी अपने दम पे, अपने प्लान के साथ। जिस तरह जल्तान सिकंदर को मुझ पर एतबार नहीं है, उसी तरह मुझे भी इस पर एतबार नहीं है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तुम पे एतबार नहीं है। तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुम्हें मुझ पर एतबार है। बतरकी बोली। जल्तान सिकंदर ने मुट्ठियां भींच ली। उसके कहने ना कहने से 10 सालों में उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे खिलाए छोड़ दिए थे। वो एक बार फिर खामोश हो गया। जरकीफ चंद लम्हे के लिए कुछ कहने की मुंतज़िर रही। फिर वो कुछ न बोला तो उसके दिल में नए सिरे से हौक उठी। जल्तान सिकंदर को आखिर गुरूर था तो किस बात का? मेरे पास प्लान है। मुझे तुम्हारे प्लान की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मैं निकल कर दिखाऊँगी। जल्तान ने कुछ कहने को लब खोले, फिर बंद कर दिए। वो आप उस अंदाज में न समझ सके। ये उन पे
वो जो अंदाज ना समझ सके उन पे अल्फाज क्या ज़ाय करने। तुम मेरे साथ चलोगे हसन? सियाह आंखों वाले लड़के ने एक नज़र सुल्तान को देखा, फिर अपने दूसरे जानिब बैठे दो मर्दों को कश्मकश में फंस गया। हम सब यहाँ से साथ निकल सकते हैं। जब तक हम साथ हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। उसका लहजा मजबूत है। तुम आ रहे हो या नहीं? जरकीब ने पूछा। मैं आ रहा हूँ, लेकिन हम साथ नहीं जा रहे। हसन की बात काट कर अब के सादान बोला, तुम मेरे साथ आ रहे हो ज़बर? उसने गर्दन तिरछी करके गहरी भूरी आंखों वाले मर्द से सवाल किया था। वह गर्दन अस्वाद में हिला चुका। जल्तान सिकदर के दिल में जैसे किसी ने पैर रख दिया। वो अकेला रह गया था। वो उन सबका लीडर था। वो यूं ही बिलावजह उसे पीछे छोड़ रहे थे। वो टुकर टुकर उनके चेहरे को देखे गया। क्या जल्तान अकेला रह जाएगा? हम सब उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हसन उसकी फिक्र थी, उसे सबकी ही फिक्र थी। वो अपना नर्म दिल लेकर कहाँ जाता? जल्तान को लोगों की परवाह नहीं है। मैं अकेला यहाँ से निकल सकता हूँ। वो जानता था, बस वही जानता था। उसने किस दिक्कत से ये अल्फाज कहे थे। दोस्त सहारा नहीं होते, हाँ, मगर टेक ज़रूर होते हैं। बेशाखियाँ नहीं होते, मगर कंधे का बोझ ज़रूर ढलका देते हैं। सल्ला सिमतर को आज यूँ लगा था जैसे किसी ने उसके बाजुओं पे बेशाखियाँ निकाल दी गई हों और माजूर की हालत में उसे सड़क पर अकेला फेंक दिया हो। दूर चुभन, तकलीफ़ और रंज की और सीने में दबाए वो फैसला कर चुका था। खानदान टूट गया था। शौक व शबाहात बढ़ गए थे। वो सब अपनी मौजूदगी कबूल कर चुके थे। अब मजम्मत का वक्त था। हाँ, दहर के नए बाप वो खुलने लगे थे। वो कमर कस लेनी चाहिए, है ना? मजम्मत रेसिस्टेंस 9 जनवरी, तीसरी रात का पहला पहर। जर्द रोशनी में डूबा वो कैदखाना आज बोझल तासीर खोए खोए थे। शायद अफसरदा रात खाना उन्हें दिया गया था जब जिसे सबने खाया। जर्द बल्ब उनके सर पर झूल रहा था। एक कोने में बैठा सुल्तान फर्श पे पड़े कोयले से कोई नक्शा बना रहा था। उनके हाथ को खोल दिए गए थे। उनके हाथ बड़ी महारत से चल रहे थे। कुमसिदा पेशानी पे भूरे बाल गिर रहे थे। वो महंग सा नजर आता था। सुबह में होने वाली झड़प से कोई आसार उसके चेहरे पे नहीं थे। हसन अपनी जगह पे बैठा काफ़ी देर से उसे देख रहा था, फिर उठकर उसके करीब आकर बैठा। थोड़ी देर से वो लपट काटता रहा, फिर धीरे से उसके कंधे पे हाथ रखा। भागना हल नहीं है। वो लोग हमें मार भी सकते हैं। यहाँ रहकर भी जिंदगी नहीं मिल जाएगी। वो खुद भी पे गिव अप नहीं करूँगा। वो संजीदगी से कह कर दोबारा हाथ चलाने लगा। और हम पे गिव अप कर दोगे? तुम सबको अब मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम सब आज़ाद हो, अपने फ़ैसले ले सकते हो। वो कहता नहीं था, लेकिन आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। मैं जानता हूँ तुमने किसी वजह से फ़ैसला लिया होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मुझसे और जरकीब से कोई तासिब नहीं है। मैं बस गुस्से में था। उसे हकीकतन शर्मिंदगी हुई थी। कोई बात नहीं, हो जाता है। सुल्तान, तुम उसका ध्यान रखना। हसन की बात काट कर वो संजीदा हल्की आवाज़ में बोला। मुख्तरिक हाथ रुक गए थे और उसकी आंखें उठाकर हसन को देखा। वह जज्बाती है, जल्दबाज है। उसका ध्यान रखना, कोई तकलीफ ना आए उसे। जरकीब को उसे शिकायत थी। वो कुछ कहता क्यों नहीं था? आज सुल्तान की आंखें देखकर जरकीब से गिला हुआ था। वो सुल्तान सिकदर की आंखें क्यों नहीं पड़ती? उसकी आंखें जमे हुए दिल को पिघलाने की सलाहियत रखती थी। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा। मुझे मालूम है मैं उसे निभा भी नहीं सकता हूँ। नहीं, अगर उसे लगता है कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। वो दोबारा अपने मुश्किले में लग गया था। तुम उसे रोकोगे नहीं? हसन ने किसी आस के तहत उसे देखा तो रोकूंगा। वो कश्मकश का शिकार हो जाएगी। अगर उसे लगता है कि वो तकसीर कर सकती है तो मैं उसकी आंखों में देख कर कहूँगा, हाँ तुम कर सकती हो। तुम बहुत अजीब आदमी हो सुल्तान। कभी कभी दिल चाहता है तुम्हें गले लगा लें और कभी कभी दिल चाहता है तुम्हारा गला घोंट दे। सुल्तान ने कोई जवाब न दिया। हसन ने उसके नक्शे पर नज़र मरकोज किए। 7 कमरे, 7 बजे, 7 डब्बे, 7 लकड़ियाँ, 7 कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रहा था। नक्शे में एक घर था। उस घर के शोहन में एक तरफ 3 लोगों के निशानदी ही लोग की गई थी और एक तरफ 2 लोगों की। वो 2 लोग कौन थे? हसन, और तुम्हारे जानने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम तो उसे तस्वुर की दुनिया में भी मौजूद खुद से दूर नहीं कर सकते। वो नक्शे पे नजरें जमाए बड़बड़ाए थे। सुल्तान के मित्र के हाथों की रफ्तार सुस्त हुई थी मगर थमी नहीं थी। हकीकत में उसे कैसे अलग करोगे? उस सवाल पे चंद पल खामोश रही, गहरी गंभीर खामोशी। मैंने उसे दिल में
दिल ने कभी उसे अलग करने के बारे में सोचा नहीं था। वो काफ़ी देर बाद धीरे से बोला, लेकिन 5 दिन बाद वो तुमसे दूर चली जाएगी, तुम उसे रोक लो। मैं तो 16 साल की उम्र से रोक रहा हूँ, मगर वो बहुत जालिम है। उसे सुल्तान सिकंदर की आंखों से आंखें चुराना आता है। एकदम उसने बेजारी से कोयला ज़मीन पर फेंका और हसन को देखा। वो रुकती क्यों नहीं है? उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी। उसे अब जवाब चाहिए थे। तुमने उसे आवाज़ ही नहीं दी होगी, ज़बान से ना सही, मगर मुझसे ये मत कहो कि मैंने उसे रोका नहीं है। मैंने उसे कभी अपनी नज़रों में उसकी वाक़यात नहीं बताई। मुझे ये मत कहो कि उसे नहीं मालूम जब वो किसी तीसरे का नाम लेती है सुल्तान सिकंदर के दिल को कुछ होता है। 10 सालों में पहली बार ज़रकीब के ज़िक्र पे उसने खोल कर रख दिया था। हसन को हर दफ़ा उसके बाद बदल देने से मलाल होता था, मगर आज जब उसने बात रख दी तो उसे अपने दिल करता हुआ महसूस हुआ। वो बोल न सका, वो वाकई कुछ कह न सका। वो बस सुल्तान को देखता रहा। कुछ दोस्त इस काबिल होते हैं कि उनका दर्द अपने दिल में पे लेने का दिल करे। रात का पहला पहर था। खाने का दूसरा हिस्सा। प्लान है तुम्हारे पास? नरम गद्दे पे शैलेंद्र ज़दा दीवार से टेक लगाए हुए बैठे ज़बर ने शादान से सवाल की। शादान ने अपनी कलाई पे बनने वाली जख्म देख रहा था। आंखें अफसरदा थी। हाँ है, काम करेगा? नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे ट्राई करूँगा। उसकी आवाज़ हल्की थी। ज़बर की आंखों में उसके लिए कुछ आया था। वो डॉक्टरनी क्या लगती है तुम्हारी मेरी होने वाली बेबी और तुम्हारी भाभी? ज़बर उसकी पुरजस्तगी पर हल्का सा मुस्कुराया था। अगर मैं उससे यही सवाल करूँ तो वो जानते हो वो क्या कहेगी? वो कहेगी शादान सा जहनी मरीज़ है और मेरी न होने वाली मुलाज। ज़बर अब की ज़ोर से हंस पड़ा था, फिर गर्दन तिरछी करके दिलचस्पी से उसे देखा था। मसला क्या है? नाराज़ क्यों है? वो जाते वक्त कुछ ऐसा काम कर गई थी कि मैं नाराज़ होता, उसे मनाना पड़ता, इसलिए खुद नाराज़ हो गई। औरतें वो अपनी कलाई के ज़ख्म पे उंगलियां फेर रहा था। हाजिर जवाबी में उसका कोई सानी नहीं था। मान जाएगी, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। ज़बर हमेशा की तरह बात हवा में उड़ा रहा था। कई साल बाद शादान ने किसी के सामने बैठकर यूँ कुछ कहा था। पुराने दोस्तों के लिए दिल में हमेशा एक कमरा खाली रहता है। उनके साथ मुस्कुराहटें असली होती हैं, आंसू गैर फिल्टर कह के बेखौफ। 3 साल उसे ढूंढा मैंने। पूरे 3 साल वो सामने दीवार को देख रहा था। निगाहों में थकान उतर आई थी। उसने 3 सालों में मैंने अल्लाह से शायद से दुआ की थी कि बस वो उसे मुझसे मिला दे, मेरी सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़िद्दी बच्चे की तरह अल्लाह से बस उसका मिलना मांगा। उसे मिलने में खैर और सिदक मांगना भूल गया। ज़बर ठहर सा गया था। एक लम्हे के लिए उसकी सांस रुक गई थी। हर उस इंसान का रुक जाता जिसने अल्लाह से किसी मामले में ज़िद लगा रखी थी। 3 साल बाद उसने मुझे वो दे दिया जो मांगा था। आज वो मेरे सामने है, मगर मैं मीलों के फासले पे। आज मुझे उसे चुनना है, या फिर अब करियर, या फिर आज़ादी। फ़र्ज़ करो अगर मैंने उसे चुन भी लूँ तो क्या वो मुझे चुनेगी? अगर फ़र्ज़ करो अगर मैं आज़ादी चुन लूँ तो फिर क्या कभी मुझे उसके चुनने का ख्वाहिशमंद रहूँगा? उसने गर्दन झुका दी थी। आंखों में हिज़न वो मलाल का एक दरिया आन ठहरा। दिल को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। फ़िक्र न करो, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरी करेगा। लेकिन मैंने बेहतरी मांगी ही नहीं। हम दुआ करते वक्त आजिज़ी छोड़कर सरकशी पे उतर आते हैं। आज 3 साल बाद अपनी मांगी हुई हर दुआ के अल्फाज के रद्द-बदल कर देना चाहता हूँ। लोग मेरे लफ्ज़ों की बनावट के मदह हैं। आज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सैयद शादान साहब अपनी ज़िंदगी सबसे बड़े मामले में कितना गलत, भद्दे और सर्कस अल्फाज इस्तेमाल कर चुका है। 3 साल में सोचता रहा कि मेरी कोई दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आज 3 साल बाद मैं सोच रहा हूँ मेरी दुआ कबूल क्यों हुई। ज़बर ने धीरे से उसके कंधे पे हाथ रखा, ज़रा सा थपथपाया। कई बार धाड़ के लिए अल्फाज नहीं, मौजूदगी भी काफ़ी होती है। काफ़ी देर बाद शादान ने गर्दन उठाई। आंखों गीली सी थी, नाक सुर्ख थी। वो वाकई ऐसी कसमकस में था जिसमें जान नहीं जाए, वो बस जान से जाए। मैं कल सुबह उठते ही पेट में तकलीफ़ का ड्रामा करूँगा। तुमने कहना है कि मुझे ऐसा दर्द होता रहता है। उसके बाद मैं किसी तरह से कोई भी हथियार लेकर अपने पास रख लूँगा, और जब मैं बाथरूम से यहाँ वापस आऊँगा तो तब मज़ीद दर्द की शिकायत करूँगा, और जब खिंजिला मुझे चेकअप करने आएगी तब। उसने धीरे से थूक निकला। गर्दन में गिल्टियाँ उभरने लगी। शर्मसारी थी। फिर मैं वही हथियार उसकी गर्दन पे रख दूँगा। मजबूरन
उन्हें हमें यहाँ से जाने देना पड़ेगा। उसने माथे पर आया पसीना साफ किया था और निगाहें फैली थी। उसी पल ऊपरी जीनों के ऊपर बना दरवाज़ा खुला था। दो लड़कों के साथ दरवाज़ा पार करता बहराम दिखाई दिया था। सादान उसे देख मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था, फिर उठ कर खड़ा हुआ। लोग महबूब से मुलाकात के लिए खुशबू लगाती हैं, ब्रांड कपड़े पहनते हैं। एक मैं हूँ जिसे अपने महबूब का चेहरा देखने के लिए उसके भाई से मार खानी पड़ती है। वो उठकर बहराम के सामने आकर खड़ा हुआ। बहराम की आंखों में नींद भरी थी। वो उसे नहीं, उसकी आंखों में देखे गए, जैसे कहना चाहता होगा, हाँ भाई, अब क्या तकलीफ जागी है। सादा ने उसे मजीद सोचने का मौका न दिया और एक जोरदार लात उसके सीने पर दे मारी। उसी के औकब में जबर जल्दी से उठकर आया, बगैर बहराम को सीधा होने का मौका दिए उसने बहराम को जबड़े पर मुक्का दे मारा। उसके चंद पल में तहखाने एक अखाड़े में का मंजर पेश करा था। सादान हसन, सादान जबर और दूसरी तरफ बहराम और उसके साथी गुथमगा थे। थोड़ी देर बाद तमाशा देखते सुल्तान ने जबल खान को आते देखा। उसके आते ही सब थम गए था। सुल्तान ने आज तक किसी को हमनिशफ इंसान से इतनी खान नहीं खाई थी जितनी जबल खान से खाता था। वो लीडर था, उसे उस दूसरे कायदा ना शलीहत रखने वाले आदमी से नफरत थी। अगले चंद पल बाद उसे ज़मीनी शैतान का प्लान कामयाब हो चुका था। गद्दे पे पड़े गहरी सांस लेते, मुंह से खून थूकते सादान के पास घुटनों के बल वो बैठ रही थी। वो जिसके आते ही उसके सब दर्द ज़ाइल होने लगते थे। सादान उसने ढेर सारी बातें करना चाहता था, बहुत सारी, ढेर सारी, लेकिन लड़की के तासुरात इजाज़त नहीं देते थे। मैं तुम्हारी मुलाज़मा नहीं हूँ। अगली बार अगर तुमने कोई लड़ाई की तो मैं तुम्हारे लिए नहीं आऊँगी। वो दीवार से टेक लगाए निढाल सा पड़ा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तुम्हारे लिए MBAS नहीं कर रही हूँ, वो बेजारी से बोली थी। सादान उसकी आंखों में तकता रहा और उसकी मुड़ी हुई पलकें उसकी बड़ी जिनमें नींद का खुमार था, उसकी असीरी में अगले 100 साल भी काट सकता था अगर इन पलकों का साया उस पे पड़े, अगर उनकी से वो आंखें नज़र भर कर देख ले। क्या शय है ये मोहब्बत, कैसे बेसुकूनी में सुकून देती है, कैसे गमों में भट्टी में जलते दिल में फवार बनकर पड़ती है। राइटिंग क्यों छोड़ दी? उसके अचानक सवाल पर वो लम्हे को थम गई थी। सादान के कान से बहते उसके जख्म से रसते खून को कैसे साफ करना था उसे समझ न आया। तुम्हारी किताब बहुत मशहूर हुई थी, तुम्हें आगे लिखना चाहिए था। वह एक बार फिर बोला। कहानियाँ मेरे जहन से खारिज हो गई थी। वो लातगल्लुकी से बोली। कहानियों की कारी के साथ बेअनाई करोगी तो यही होगा। क्या किसी ने मेरी तरह कभी तुम्हारे अल्फाज पढ़े हैं? 3 साल बाद उसने हिंजिला के मुतलिक पहला शिकवा हिंजिला से ही किया। वो नज़रें चुरा गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ हानी। उसके अकब में खड़ा उसका कज़न बोला तो वो वाकई जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। सादान ने एक लम्हे के लिए भी उससे नज़रें नहीं हटाई थी। वो वाकई उससे इतनी लाताल्लुकी हो सकती थी क्या? मैंने तुम्हारे हर लफ्ज़ को अकीदत से पढ़ा था। मैंने तुम्हारे किरदारों से जज्बाती वस्तादगी रखी थी। मैंने तुम्हारी कहानी को जिया था। क्या किसी ने तुम्हारी कहानी को जिया है? मूर्ख लिखेगा। तारीख में पहली बार और कारी के सवाल पे ये लिखारी का जवाब हो गया। पहली बार अल्फाज ने लिखारी का साथ छोड़कर एक कारी से गठ जोड़ किया। पहली बार अल्फाज के मैदान में लिखारी तन्हा मारा गया। पहली बार लफ्ज़ों ने लिखारी से गद्दारी की थी। वो अपनी उसकी आंखों के नीचे दवा लगा रही थी। सादान की किसी बात का उसने जवाब नहीं दिया था, मगर हाँ, आज 3 साल बाद उसकी रूह झंझोड़ी गई थी। उसके सारे तालवे रद्द कर दिए गए थे। वो सादान के आगे नादिम थी। मुनाफिकीन के दिलों पे कहानियाँ नहीं उतरती, अगर उतर जाए तो उनके लफ्ज़ों में तासीर नहीं होती। कहानियाँ किस्से कहने वाले लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं। यूं ही हर कोई कभी भी लिखारी नहीं बन सकता। मैं लिखारी थी, वो ये दिक्कत वो वक्त कह सकती थी, मगर तुम्हारे दिल में क्या था? एक झूठ ज़दा दिल लेकर तुम लोगों को सबक नहीं दे सकते। अल्लाह के पास नहीं कई नायब हैं। उसने कहानियाँ लिखने के लिए भी किसी न किसी को चुन लिया होगा। अपनी बकवास बंद रखो, तुम समझे? वो लरजती आवाज़ में कहकर खड़ी हुई थी। सामान मेडिकल किट में डाले बगैर तेज़ तेज़ कदम लेती वहाँ से भाग गई थी। उसके साथ आने वाला मर्द होनक की तरह उसे देखे गया। सादान उससे उस राह को तके गया। शायद वो उस राह दोबारा उसे यहाँ से आता नहीं देख सकेगा। 9 जनवरी रात 11:10 जग से पानी गिलास में उंडेलते हुए उसकी आंखें सपेट थी। तासुरात देखकर उसके खुश उदास खौफजदा होने का कोई ताकीन नहीं किया
जा सकता था। गिलास में पानी भरकर वो सीढ़ियों की तरफ बनी छोटी सी जगह की तरफ गई। चंद पल वो उसी गिलास का पानी अपनी हथेलियों पर भी भरे मुंह में उछाल रही थी। वो अपनी शॉल जो उसे यहाँ से कोई देकर गया तो उससे चेहरा खुश करते हुए उससे अपने बाल समेटना शुरू किए थे। उन्हीं वो बिल देने लगी थी। छुट्टियां बनती चली गई। सुल्तान ने गैर इरादी तौर पर उसे बाल बांधते हुए तक रहा था। उसे मालूम था यहाँ वो चुटियां बनाकर उसे पुश्त पर छोड़ेगी और उसके बाल उसके चेहरे पर फिसल जाएंगे। वो वही हुआ। थोड़ी देर में उसके बाल चुटियों से निकलने लगे। अंदाज के दस्तगी पे सुल्तान का दिल को अच्छा सा लगा। जाने क्यों। यहाँ से दो स्क्रीन पे तहखाने की वीडियोस पे देखते हुए जबल खान बकौर उसकी एक एक हरकत देख रहा था। बहराम उसके अकब में खड़ा था। तुमको इस आदमी से जलन नहीं होता जबल? वो स्क्रीन को देखते हुए बोला। मुझे इस पे तरस आता है। वो बख्तियार बोला था। इस आदमी ने क्या क्या गंवा दिया है, इसे अंदाज़ा भी नहीं है। अगर कोई इसे इसकी खसारी गिनवाए तो सुल्तान सिकंदर गर्दन नहीं उठा सकेगा। हम गरीबों की मोहब्बत रुल जाती है क्योंकि अब्बा नहीं मानता, बरादरी नहीं मानती। ये कमबख्त अमीर अपनी चोचलों की वजह से मोहब्बत से हाथ धो बैठते हैं। बहराम ने संजीदगी से तबसरा किया। जबल मुस्कुराए। तुम्हें किस बात की फ़िक्र है? तुम्हें तो गरीब होते हुए भी मोहब्बत मिल गई। क्योंकि मैं ज़हीन था। लड़की मिलने के बाद मोहब्बत की वजह जताकर बोला। तुम्हारी देर बाद वो खड़े खड़े थक गया था। उसने अपनी जमाई रोकी और जबल के कंधे पर हाथ रखा। सोने जा रहा है, बाकी का काम तुम देख लोगे। जबल ने जज्बात में सर हिलाया। खातून को यहाँ लाओ। सबसे मजबूत इरादा इनका है। मुझे इन्हें तोड़ना होगा। बहराम सर हिलाता हुआ चला गया और थोड़ी देर बाद वो जरकीफ को साथ वापस आया था। कंधों पे शॉल लिए वो बंधे हुए हाथ और चुटिया से निकलते हुए बालों के साथ वो सोफे पर आकर बैठी है। अगर उसे न बुलाता तो वो खुद आने वाली थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतने बहादुर हो गए हो कि मुझे अपनी सिक्योरिटी रूम में बुला लोगे। उसका लहजा तरस था। जबल उसकी तरफ पीठ किए हुए था। अभी आपको मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जानना है खातून, तहम्मुल से काम ले। और भी बहुत कुछ। उसने थोड़ी पे उंगली रखते हुए सोचने की अदाकारी की। एक अगवाकार, बेशरम, ढीठ, बुज़दिल और पर्दों के पीछे छिपने वाला। क्या उसके अलावा भी तुम्हारा कोई रूप है? बिल्कुल है। नफीस मजहब, जीनियस, शरीफ, मेहमान नवाज और अपने हॉस्टेस का सबसे परफेक्ट फेवरेट। जरकीफ उसे देख नहीं सकती थी मगर उसे लगा था। वो मुस्कुराया। उसने कुर्सी घुमाई और उसने उसकी पुश्त से टिकरा कर वापस पलटने लगी। मेरे कई रूप हैं। आप ये बताएं कि आपको कितनों से वाकिफ़ रखने का इरादा रखती हैं। वो बरह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। मुझे तुम्हें, तुम्हारे प्लान्स में, तुम्हारे रूप में और तुम्हारी इस कमरे में बुला के तुमसे जुड़ी किसी भी शय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार फिर फुकारी। जबल खान को देख उसके अंदर गुस्से की एक लहर से दौड़ने लगती थी। वो बहराम और उसके बाकी साथियों के साथ ऐसा गुस्सा बदतमीज़ी नहीं करती थी। जबल ने शायद उसे खुली छूट दे रखी थी। आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन मुझे तो है। इसलिए तो आप यहाँ हैं। उसने पैर कुर्सी से नीचे रखे। शॉल एक पल्लू ढलक रहा था उसके सीने पे था। सीने पे वही पल्लू था जिस पे जूतों के दाग थे। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से चली जाएं खैर खैरियत से। न तुम मेरे बाप हो न भाई हो। मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं आपके लिए आसानियाँ करना चाहता हूँ। कम से कम उनके अल्फाज के पीछे कोई अदकारी, कोई झूठ नहीं था। ये जरकीफ सच ही था। आप एक बयान रिकॉर्ड करवाएं और फिर आप जा सकती हैं। वो जरकीफ के सामने रखे सोफे पर आकर बैठा। उसे कम से कम आस पास ज़्यादा देख रही थी। शायद उसे यहाँ से भागने के लिए कोई सुराग मिल सके। जबल उसकी आंखों में उफरती फिक्रमंदी उसकी हर हरकत शनाख्त को नोट कर रहा था। खातून अपनी आंखों और दिमाग को जहमत ना दे। यहाँ से आपका कोई क्लू नहीं मिलेगा। जरकीफ के ऊपर जैसे ओस सी पड़ गई। आप यहाँ से जा सकती हैं। अपनी तरफ से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और मैं रोज़गढ़ की हिमायत करें और बदले में मेरे लोग आपको खुद आपके घर छोड़ आएंगे। तुम इस वीडियो के ज़रिए भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। दुनिया हमारी तब सुनती है जब हम 5 मिलकर बोलें। जबल खान ने सोफे से टेक लगा ली। एक हाथ मोड़कर सोफे के हत्थे पे रखा और फुर्सत से उसे देखा। आपसे किसने कहा कि मैं आपको वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा? आपने अपनी तरफ से बयान देना है, चंद जज्बाती जल्वे कहने हैं और थोड़ा बहुत मौजूदा सियासत की नाअहली दिखानी है।
और उसके बाद आप सुल्तान सिकंदर के बारे में भी बात करते हुए कहना है कि अगर वो सियासत में आ भी गया तो रोजगढ़ के जैसे कई शहरों के बारे में सोचेगा भी नहीं। लहजा तुम मुझे सुल्तान की सियासत खराब करने को कह रहे हो। जरकीब ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, बात काटी। जैसे ही मैं अपने बयान में कहूँगी कि सुल्तान रोजगढ़ और उसके जैसे कई दूसरे शहरों के मसाइल में दिलचस्पी नहीं है तो जानते हो क्या होगा? बिल्कुल जानते हो। वो कमाल इत्मीनान से बोला था। मौजूदा नाहिल हुकूमत फ़ौरन हरकत में आएगी और जल्द से जल्द रोजगार के मसलों पर गौर करेगी और उस अमर को यकीन बनाएगी कि हमारा हक हमें जितना जल्दी मिल सके ताकि नई हुकूमत भी उन्हें की बन सके। तो मुझे सुल्तान सिकंदर के खिलाफ करना जाने को कह रहे हो? उसकी आंखों में अब तक बेयकीनी थी। नहीं, आपको अपने हक में बात करने का कह रहा हूँ। यहाँ सुल्तान सिकंदर एक थर्ड पर्सन है। जरकीब के लिए सुल्तान कभी थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। क्या आप थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकती सुल्तान से कोई ताल्लुक है आपका? वो कद्र चिढ़ कर बोला। 1 मिनट के लिए भी नहीं। तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो। अपने लफ्ज़ों पे जोर देते हुए बोली थी। एक पल के लिए जबल ने एतराफ़ किया तो वो वाकई गलत जगह कोशिश कर रहा था। मैं सुल्तान से बदगुमान नहीं हो सकती, न लोगों को कर सकती हूँ। ये किसी कीमत पे नहीं होगा, आपकी आज़ादी की कीमत भी नहीं, मेरी जान बख्शी की कीमत पे भी नहीं। वो फुकारी। आपकी जगह अगर यह ऑफ़र सुल्तान को मिलती वो कबूल कर लेता, जैसे उसने आपकी और हसन की कैद कबूल कर ली थी। ये वार मुख्तलिफ था। जरकीब को धड़े ज़ख्म खुल जाने जैसी तकलीफ़ हुई थी। चंद पल के लिए वो कुछ बोल ना सकी। वो हमारा पर्सनल मैटर है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए उसने मेरे साथ डिस्कस किया। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? वो थक कर बोली। तो मुझे मालूम है मेरी वीडियो तुम सोशल मीडिया पे नहीं डालोगे, बल्कि तुम उस वीडियो के ज़रिए से मेरे बाकी दोस्तों से उनका बयान रिकॉर्ड करवाओगे। तुम उनकी हिम्मत तोड़ना चाहते हो और तुम हम सब लोग को अलग अलग करके मारना चाहते हो। परफेक्ट प्लान है। मगर जानते हो क्या? वो सोफे पे आगे को हुई जबल की आंखों में आंखें डाल कर देखें। शतरंज की इस खेल में तुमने मुझे प्यादा समझ लिया है। मैं मलका हूँ। तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम मुझसे खेल नहीं सकते। वो निशत छोड़ कर उठी और बेजान निगाह एतराफ़ में डाली। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहती, मुझे वापस छोड़ कर आओ। कह तो ऐसे रही थी जैसे ये उसके अब्बा जी का रेस्ट हाउस हो। जबल खान ने आवाज़ दी, देकर किसी को बुलाया। वो जरकीब का बाजू पकड़े उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। जबल खान ने एक नज़र उसकी सब्ज़ हील पर डाली, फिर टिश्यू में लड़की के से मुखातिब किया, पश्तों में लड़कों से मुखातिब किया। खातून को नर्म जूते पहना देना। क्या तुमने इसे दोबारा मेरे साथ सख्ती करने को कहा है? उसने सोफे पे बैठे जबल की तरफ पुश्त घूरते हुए कहा। जबल ने सर को सोफे पर गिरा दिया। कहने की क्या ज़रूरत है? माशाअल्लाह से आप बहुत हुनरमंद हैं। 5 मिनट के इस रास्ते में आप ज़रूर ऐसा कोई काम करेंगे कि आपके समेत पैर और मुंह भी बांधना पड़े। वो सुकून से बोला तो जरकीब सुलग कर रह गई। उसने जवाब देने को कोई मुँह खोला मगर वो लड़का अब उसे साथ ले चलने लगा था। 4-5 इंच की ऊंची हील के साथ भागेगी हो ना? वो बड़बड़ाया, फिर आंखें मूंद ली। जलन जैसे बढ़ गई थी। हर तरफ फैले सुकूत में उसकी हील्स की टकटक जबल खान को यहाँ तक सुनाई दे रही थी। वो सुनता रहा। ये आहट भी इसलिए कदम भी मुकद्दम थी। वो उसे सुनते रहना चाहता था मगर चंद लम्हे बाद आवाज़ मौदूम हो गई थी। वो वाकई गलत जगह कोशिश कर रहा था। उसने मलाल से सोचा।